जुल्म वाला रिवाज लाए हो, कैसा जालिम समाज लाए हो। योगी जी आपको मुबारक हो, आप जो राम राज लाए हो। कि ऐसी बेहिस सरकार को उखाड़ फेंकिए, बदल दीजिए और कांग्रेस को लाइए। वो लखनऊ जो अपनी नफासत के लिए जाना जाता था, वो आज पुलिस की लाठियों से पहचाना जा रहा है। अब मजा आने वाला है उत्तर प्रदेश की सियासत में। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं। इमरान जी मुस्कुराइए, लखनऊ के स्मार्ट सिटी में आप मौजूद हैं। हाँ, मैं भी कल यही सोच के आया था कि मैं लखनऊ में जब इंटर करूंगा तो मैं मुस्कुराऊंगा, लेकिन मेरी मुस्कुराहट उस समय सोच में तब्दील हो गई, संजीदगी में तब्दील हो गई, जब मैंने देखा जगह जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, जगह जगह पुलिस खड़ी है। वो लखनऊ जो अपनी नफासत के लिए जाना जाता था, वो आज पुलिस की लाठियों से पहचाना जा रहा है। जहां एक तरफ इको गार्डन में बेरोजगार छात्र बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, जहां एक तरफ अल्पसंख्यक पीड़ित हैं, जहां एक तरफ दलित पीड़ित हैं और उनके कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहे हैं। तो इस लखनऊ में कैसे मुस्कुराया जाए जहां लोकतंत्र का कदम कदम पे गला घोंटा जा रहा है। इस लखनऊ में कैसे मुस्कुराया जाए जहां लोकतंत्र लाठी तंत्र में परिवर्तित हो गया है। चेयरमैन बनाए गए, पहला सफर आपका उत्तर प्रदेश का हुआ। उत्तर प्रदेश से क्या चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश एक तो मेरा घर है। इसी उत्तर प्रदेश की मिट्टी ने इतना बुलंद किया मुझे कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी का हूँ। मैं प्रतापगढ़ में पला बढ़ा, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई हुई। तो जो उत्तर प्रदेश की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, और मैंने तो संगम के किनारे बैठ के कविताएं लिखी हैं। वो संगम, वो गंगा जी का किनारा, वो गंगा जी की पावन धारा जिसमें हम कभी निर्मल जल बहते हुए देखते थे, उन्हीं गंगा जी में हमने कोरोना काल में बहती हुई लाशें देखी हैं। हमने जिन घाटों के किनारे बैठ के कविताएं लिखी थीं, उसी में दफनाए गए शवों के ऊपर से रामनामी दुपट्टे हटाते हुई बेशर्म तस्वीरें भी दुनिया ने देखी। और सरकार जो है ये कह के पल्ला झाड़ती रही कि नहीं, ये कोरोना से मरे हुए लोग नहीं है। तो उत्तर प्रदेश से बस इतना चाहते हैं कि ऐसी बेहिस सरकार को उखाड़ फेंकिए, बदल दीजिए और कांग्रेस को लाइए। जी, आप जो ये बात रख रहे हैं कि इस तरीके से मौतें हुई, इसी को आपके नज्म के अंदाज में, यानी आपके अंदाज में सुनना चाहती है जनता। नहीं, देखिए, मैंने लगातार इन सारे मुद्दों पे नज़में कही हैं। अब मैं राजनीति का हिस्सा हूं, मैं अपनी कविताओं के जरिए वार करता रहता हूं। और मैं तो जिस दिन से सरकार बनी है और जिस दिन से इसने उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश करी है, मैं तो तब से लगातार कहता आ रहा हूं कि जुल्म वाला रिवाज लाए हो, कैसा जालिम समाज लाए हो। योगी जी आपको मुबारक हो, आप जो राम राज लाए हो। ये वो राम राज है जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर मांगने पर लोगों पर FIR हुई है। तो ऐसे राम राज की कल्पना तो उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं की थी। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां की आवाम पूरे देश को राजनीतिक दशा दिशा देती रही है। और वहां जिस तरह से सुलूक किया जा रहा है आवाम के साथ, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर आपने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो एक तैयार है एक फोर्स आपको उत्पीड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए। मुसलमानों के लिए अब कांग्रेस में क्या अलग दिया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं रही है, संविधान से चलने वाली पार्टी है। और इसने सारे धर्मों को, सारी जातियों को, सारे मजहबों को सम्मान दिया, उसको उचित हक दिया, उसे जीने, खाने, पनपने, फलने फूलने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर रही है। वो लगातार, उसकी एक कोशिश है, उनकी कोशिश है दंगा सलामत रहे, मेरी ख्वाहिश तिरंगा सलामत रहे। कांग्रेस पार्टी इस अप्रोच की पार्टी है जो चाहती है कि इस तिरंगे में जो 3 रंग हैं, उन तीनों रंगों से मिलकर के हिंदुस्तान बनता है, उन तीनों रंगों की खुशबू बची रहे पूरे भारत में। भाजपा नहीं चाहती। हम अकलियतों को, हम माइनॉरिटीज को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाइए वापस। हम वो जो खुशबू है 3 रंगों की, जो गंगा जमुनी तहजीब की खुशबू है, उसको कभी भी पामाल नहीं होने देंगे। र्यूमर फैलाया जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी जो है उत्तर प्रदेश की सियासत की तकदीर बदल देंगे, और दूसरा कि मुल्ला मुलायम और अखिलेश मौलाना। तो आखिर मुसलमान अब जो है वो कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ना पसंद करें? देखिए, ये र्यूमर फैला कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी फैला रही है कि असदुद्दीन ओवैसी तकदीर बदल देंगे। आज उनका शुरुआत जो है अयोध्या से। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले दिनों जब ओवैसी साहब ने कहा कि हम योगी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो इसका जवाब किसने दिया? योगी जी ने। योगी जी ने क्या कहा कि ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता हैं, हम उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं। ये बात कौन कह रहा है? उनको बड़ा नेता कौन मान रहा है? योगी आदित्यनाथ जी मान रहे हैं।
और उनकी चुनौती स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। और आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अयोध्या से अपनी चुनावी दौरे की शुरुआत की। हालांकि वो दावे चैनलों पे बैठ के अकलियतों की पॉलिटिक्स की करते हैं, तो मुझे तो लग रहा था कि अगर वो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं तो देवा शरीफ जाकर के वहां से शुरुआत करेंगे, लेकिन उन्होंने शुरुआत की अयोध्या से। अब अयोध्या से शुरुआत करने से उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल को लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश की आवाम समझती है। और उत्तर प्रदेश की आवाम अपनी आंखें खोल के रखती है आसपास। उसने बंगाल से बहुत कुछ सीखा है। मुझे नहीं लगता कि कोई आकर के उत्तर प्रदेश की तकदीर का फैसला कर देगा, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता इस बात। इस वक्त देखिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को मनाया जा रहा है, दलित को समझाया जा रहा है, और कुछ लोग हैं जो मुसलमान को अपना अधिकार बता रहे हैं कि ये हमारे हैं। अब इमरान प्रतापगढ़ी क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो भी ऐसी ठेकेदारी का दावा करते हैं कि मुसलमान तो उनका है, मैं अकलियतों के बीच में, मुसलमानों के बीच में जाके उन्हें ये कहूंगा कि पिछले 30 साल पहले आप जिस बेहतर की तलाश में कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए थे, मुझे जवाब दीजिए कि क्या वो बेहतर आपको मिला? अगर नहीं मिला तो लौट आइए, क्योंकि आपके मसले बहुत बड़े हैं, आपके खिलाफ हुकूमतों की साजिशें बहुत बड़ी हैं, और उसे कोई क्षेत्रीय दल नहीं हल कर सकता। उससे आपको कोई क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टी निजात नहीं दिला सकती। अगर आप ये सोचें कि सीए के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आपका भला कर देगी, तो मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि मारे गए लोगों के परिवारों के साथ खड़े होने का तुरंत अखिलेश जी ने कोई दावा किया हो? नहीं किया। बाद में वो एक आध जगह गए इवेंट बना करके। लखनऊ में ठंड में बहनें बैठी थी, आंदोलन कर रही थी, उनके ऊपर पानी डाला जा रहा था, कंबल छीना जा रहा था, और अखिलेश जी पड़ोस में ही अपने ऐसी कमरे में सो रहे थे। मैं आया था, मैं दिल्ली से आया था, और मैं उन बहनों के गम में, उनके दुख में, उनके दर्द में शामिल हुआ था। बाकी बाहर से भी जो लोग आकर के दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल देंगे, वो ओवैसी साहब भी उसी दौरान जब ये आंदोलन चल रहा था तो एबीपी न्यूज का शिखर समागम हो रहा था, और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वो लखनऊ आए थे। लेकिन उन्होंने टीवी चैनल की डिबेट में हिस्सा लिया, लेकिन घंटा घर जाकर के बहनों का हालचाल नहीं पूछा। ऐसे में इस लखनऊ और उत्तर प्रदेश की अकलियतों को समझना पड़ेगा कि उनके लिए खड़ा कौन है। जब बिजनौर में, जब मुजफ्फरनगर में, जब मेरठ में सी आंदोलन के दौरान नौजवान बेटों के सीनों पे सीधे गोलियां मारी जा रही थी, तो उनको, उनके आंसू पोंछने के लिए अगली सुबह न कोई अखिलेश जी पहुंचे थे, न मायावती जी पहुंची थी, सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी जी पहुंची थी। तो अकलियतों को यह समझना पड़ेगा कि बड़े मसलों का हल कहां से निकलेगा। अब आपकी लड़ाई बड़ी ताकत से है, और आप सोचते हो कि एक ऐसी पार्टी जिसकी गर्दन जो है वो सीबीआई ने दबोच रखी हो, वो आपका भला कर देगी, तो वो नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। आपके बारे में सवाल पूछना चाहेंगे कि आप इतने बड़े शायर थे, नज्म अच्छा पढ़ते थे, अचानक से ख्याल कैसे आ गया कि आप कांग्रेस में शामिल हो गए? देखिए, मेरी 2017 में राहुल जी से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद, कई बार मिलने के बाद, 2019 आते आते एक दिन राहुल जी ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इमरान, मैं उनसे हमेशा मिलता था तो शिकायत करता था कि राजनीति ऐसी हो गई है, माइनॉरिटीज के मुद्दों पर इस तरह से मुखर होकर बोलने वाले लोग नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर सोचते हो कि राजनीति खराब हो गई है, तो उसे सही करने के लिए राजनीति में क्यों नहीं आते? राजनीति में आओ, अच्छे लोगों की जरूरत है राजनीति को। और उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो खड़ा होना चाहिए, और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और मैंने अलग ऐलान ये कह दिया कि मोहब्बत की, नफासत की, सियासत की, बगावत की मैं एक जिंदा गवाही हूं, मैं राहुल का सिपाही हूं। तो अब मैं राहुल जी के साथ खड़ा हूं, और मुझे यह महसूस हो रहा है कि मैं जिन मुद्दों पर नज़में कहता था, उन मुद्दों का हल अगर कहीं से निकल सकता है तो वो सियासी गलियारे से निकल सकता है, और उस सियासी गलियारे में जो मजबूती देने का काम है वो कांग्रेस पार्टी ने मुझे किया है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, मुझे पूरे देश में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है कांग्रेस पार्टी का, उसका नेशनल हेड बनाया है, तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई और मैं बड़ा काम करूंगा। चूंकि आप राहुल जी से मिल चुके हैं, तो अब देश जानना चाहता है, जैसे कि र्यूमर फैलाया जाता है राहुल गांधी जी के बारे में कि वो उनको कुछ आता जाता है नहीं, बस नेता नगरी के लिए निकल गए, घर के बड़े सदस्य यानी वो हैं और एक युवराज हैं, उनको क्या पता सियासत में। तो आप मिले हैं उनसे, तो क्या महसूस हुआ? मैं जब पहली बार उनसे मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इमरान, मेरे घर के पड़ोस में प्रधानमंत्री आवास है थोड़ी दूर पर। मैंने जिंदगी के 3 दशक लगभग उस आवास में मेरा बेरोक टोक आना जाना रहा है। मैं समझता हूं ताकत किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं। मैं राजनीति में आज हूं तो आवाम के लिए हूं, जनता के लिए हूं। कभी कभी मैं एक बात बहुत संवेदना के स्तर पर एक बात कहता हूं। आप सोचिए, एक इंसान जिसके घर ने इस देश को इतनी कुर्बानियां दी, इतने प्रधानमंत्री दिए,
सब कुछ दान कर दिया। आज आप इलाहाबाद चले जाइए तो आप आनंद भवन की संपत्ति देख लीजिए तो कई खरब की संपत्ति है, उसे देश के लिए दान कर दिया। इंदिरा जी ने अपना जीवन इस देश के लिए दान कर दिया। राजीव जी ने अपने सीने पे गोलियां खा ली, बम से चिथड़ा उड़ गया। आप उस बेटे के बारे में तसव्वुर करिए कि जो जब बहुत छोटा था और उसके पिता का शव जो है वो एक प्लास्टिक के बैग में, छोटे से बैग में आया, उसने अपने पिता की लाश भी सही से नहीं देखी होगी। वो चाहता तो इस देश की राजनीति से इतर अपनी एक अलग तरह की तन्हाई की जिंदगी जी सकता था, लेकिन उस आदमी ने इस देश को बचाने का बीड़ा उठाया और उसके लिए इतनी ट्रोलिंग वो झेलते हैं। हमारे आपके खिलाफ एक ट्रोलिंग हो जाए सोशल मीडिया पे, कोई एक पोस्ट कर दे तो हमें नींद नहीं आती, हमें लगता है कि हम इसका कैसे जवाब दें। आप सोचिए जिनके पीछे अरबों खरबों रुपया भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी लगातार खर्च कर रही है, लेकिन वो आदमी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और जो आरएसएस की विचारधारा है उसके खिलाफ मैं अलल ऐलान इस देश से कहना चाहता हूं। इस देश में आरएसएस के खिलाफ अगर सबसे बड़ी कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। उसे कमजोर मत करिए, उसके साथ खड़े हुए। जब से आप ज्वाइन हुए हैं कांग्रेस के अंदर, पहले लोकप्रियता आपकी काफ़ी देखी जा रही थी। जब से ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे कहते हैं ये इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो जुम्मन है, तो इसका जवाब आप कैसे देना चाहेंगे? देखिए, लोकप्रियता का पैमाना क्या है? अगर आप सोशल मीडिया से लोकप्रियता का पैमाना मानते हैं तो तकरीबन मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म को मिला के 6-7 मिलियन लोग मुझे फॉलो करते हैं। वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब गालियां भी लोकप्रियता नहीं, गंदी गालियां। देखिए, जब आप कुछ बड़ा काम करेंगे तो आपको, इस देश में अकलियतों की पॉलिटिक्स करने वाले कुछ ऐसे नकली लोग थे जो टीवी चैनलों पे बैठते थे, एक ट्वीट करते थे या 2 मिनट की स्पीच को ही माइनॉरिटी की असल पॉलिटिक्स बताते थे। मैं अगर उनसे सवाल पूछूं कि उनकी एक तस्वीर दिखाइए जब वो पहलू खान की मां के साथ खड़े हो, एक तस्वीर दिखाइए जब वो नजीब की मां के आंसू पोंछते नजर आए हो, एक तस्वीर दिखाइए जब वो मॉब लिंचिंग के शिकार किसी परिवार के साथ खड़े हुए नजर आए हो। मैं खड़ा रहा हूं, मैंने नजीब की मां के आंसू पोंछे, मैंने तबरेज की मां के आंसू पोंछे, मैंने पहलू खान की मां के आंसू पोंछे, मैंने रकबर की मां के आंसू पोंछे हैं, मैंने मोहम्मद उमर की मां के आंसू पोंछे हैं, मैं तबरेज अंसारी, मिनहाज अंसारी से लेकर के इस देश में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है मैं सबके साथ खड़ा रहा हूं। उन परिवारों के सदस्यों को मैंने अपने सीने से लगाया है। अब उन्हें लगता है कि ये राजनीति में आ गया, ये शायर रहता, शायरी करता रहता तो कोई तकलीफ नहीं थी। उनकी गालियां सिर्फ इसलिए हैं कि उन्हें ये लगता है कि ये असल मुद्दों की बात करता है और मुद्दों पे जमीन पे भी खड़ा नजर आता है। ऐसे में उन्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि हमने सीखा है ये रसूलों से, हमने सीखा है ये रसूलों से, जंग लड़ना सदा उसूलों से, और नफरतों वाली गालियां तुम दो, हम तो देंगे जवाब फूलों से। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, मोहब्बत से जवाब देंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा और मुसलमानों के लिए कितना खड़े रहेंगे आप? देखिए, मैंने कल अपने भाषण में भी ये बात कही थी और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ, कांग्रेस को चुनना मेरे लिए एक मुश्किल फैसला था। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से आता हूं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोगों को आसान लगता था कि किसी क्षेत्रीय दल का दामन थामे, लेकिन मैंने मुश्किल रास्ता चुना। और वो मुश्किल रास्ता मैंने इसलिए चुना क्योंकि हमारे पुरखों ने भी मुश्किल रास्ता चुना था। जब 1947 में सरहद के उस पार से आवाजें आ रही थी कि इधर चले आओ, तो मौलाना आजाद ने जहां मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क। तब मेरे पुरखों ने भी मुश्किल रास्ता चुना था और मैंने भी मुश्किल रास्ता चुना। और मुश्किल रास्ता वही चुनते हैं जो बहादुर होते हैं। पीठ दिखा के भागने वाले मुश्किल रास्ता नहीं चुनते हैं। फायदा लेने की उम्मीद रखने वाले लोग मुश्किल रास्ता नहीं चुनते हैं। मैंने खुद को इस काम के लिए, कम्युनिटी के लिए, पार्टी के लिए वक्फ किया है और मैं अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, कम्युनिटी के साथ खड़ा हूं, समाज के साथ खड़ा हूं। तो ये थे हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी, जो हमारे चैनल यानी खबरदार में जो है लगातार अपनी बात रख रहे थे, हमारे हर सवाल का जवाब बेबाकी से दे रहे थे और मैंने उनसे काफ़ी बेबाकी से सवाल पूछा है। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।